सिटी साहब, ये जो मरियम नवाज साहबा अभी जापान गई हुई और इससे पहले चाइना गई हुई थी और वहाँ के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश कर रही है, ये अच्छी बात है। वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आएंगी। पर जो हुकूमत के जितने एमएनए एमपी सब नाराज बैठे हैं कि उनको कोई वजारतें नहीं मिलती, उनको कोई रोल नहीं मिलता, उनके कोई काम नहीं होते, तो कम से कम उनको काम पे लगा दे। अगर पंजाब के लेवल पे देखें तो एमपीएस की ऐसी कमेटियां बनाएं जिसमें चार चार छह छह एमपीएस की एक कमेटी बना के किसी को बोलें कि आप एजुकेशन के बारे में 4-5 कंट्रीज में जाओ, उनके निज़ाम पे रिसर्च करके आओ कि उनका कैसा है। किसी को हेल्थ पे लगा दें, किसी को जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे, इनको सबको बिजी कर दें। एक तो ये बिजी हो जाएंगे और इनकी नाराजगियां खत्म हो जाएगी। ये नून लीग का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये जब भी हुकूमत में आते हैं ना तो अपनी एमएनए एमपीएस को मुंह नहीं लगाते। तो एक तो ये कि इसके बहाने इनकी मीटिंग्स हुआ करेंगी सीएम साहिबा के साथ, और दूसरे नंबर पे वो सब काम पे लग जाएंगे। और मरीम नवाज साहबा किस किस चीज पे रिसर्च कर सकती हैं, जब कितना टाइम इन चीजों पे लगा सकती है, तो बेहतर है कि इनको काम पे लगा दे। और यही सेम मॉडल जो है ना, ये फेडरल में भी होना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इशू जो है ये तो मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ ने और मरियम के दरमियान इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई है कि ये जो इस वक्त जिस तरीके से मरियम बीवी पंजाब को चला रही है वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए पंजाब को चला रही है, एमपीएस के जरिए नहीं चला रही और ना ही लोकल गवर्नमेंट के जरिए चला रही। और शायद ये फलसफा ये है कि वो शहबाज शरीफ वाला फलसफा के काम करें और पैसा थोड़ा है और पैसा जैसे ही लगाना है वहां लगाए और एमपीएस के जेबों में पैसा ना जाए। अ, ये फलसफा है। क्योंकि वो फिक्रमंद है कि अगर फिर पंजाब हुकूमत के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगने शुरू हो गए, क्योंकि इनेविटेबल है जो होगा जब आप एमपीएस को डेवलपमेंट फंड्स देंगे और उनके काम होंगे तो वहां तो 20% 30% तो वैसे ही साइफन ऑफ हो जाता है। तो बातें तो चलती हैं फिर। और मेरा ख्याल है मरियम बीबी जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखती हैं कारकर्दगी कैसी है, और तो इसलिए वो मेरा ख्याल है एमपीएस को इतना घास नहीं डाल रही, ना ही उनको बजट्स दे रही हैं, और खुद जो है ब्यूरोक्रेसी के जरिए डेवलपमेंट कर रही है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर अगर ये सियासी अप्रोच नहीं है, अगर आपने इलेक्शन की तरफ जाना है किसी न किसी स्टेज पे, तो फिर आप जब तक आपके पास कैंडिडेट्स नहीं होंगे तो आप इलेक्शन क्या लड़ेंगे? उस वक्त ये ब्यूरोक्रेट्स तो आपके काम नहीं आएंगे। तो और ये लोग जो हैं जिनके लिए आप समझ रही हैं कि आप वो काम कर रही हैं आवाम के लिए, ये जब इलेक्शन का वक्त आता है तो उनको ये सारी चीजें भूल जाती हैं। उनको नहीं याद रहता अस्पताल किसने बनाया है किसने नहीं बनाया। उन्हें ये याद रहता है कि हमारा एमपीए जो है उसने हमारा ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। हमारा लोकल जो बंदा है उसने हमारा ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। तो इसलिए पॉलिटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इलेक्शंस जीतने के लिए। और मगर पंजाब की हुकूमत जो है वो पॉलिटिक्स नहीं खेल रही इस वक्त। ये मामला मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी डिस्कस हुआ था, लोगों ने आके बात की मियां साहब से, और मियां साहब ने फिर मरियम को समझाया था कि चले फिर अब मैं मिलना शुरू करता हूँ और एमपीएस की भी बात सुननी चाहिए। आफ्टर ऑल आखिर में तो आपने उन्हीं के पास जाना है ना इलेक्शन वोट लेने के लिए। वोट तो एमपीए का होता है। यहाँ ये अमेरिका नहीं है जहाँ एक प्रेसिडेंट के लिए वोट पड़ता है। यहाँ वोट पड़ता है आपके जो कैंडिडेट है। वो और बात है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उस सिचुएशन में है जहाँ वो भुट्टो को वोट पड़ता है, और पीटीआई जो है वो उस सिचुएशन में है जहाँ इमरान खान को वोट पड़ता है। मगर यहाँ वो सूरत हाल नहीं रही कि अब नवाज शरीफ साहब को वो वोट पड़ता है। तो इसलिए चाहिए था कि एमपीएस को लेके साथ चलती और उनको स्ट्रॉन्ग करती ताकि वो आवाम के साथ वापस मिल जाते। अभी तो सूरत हाल ये है कि वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते अपनी कंस्टिट्यूंसी के, तो वो क्या लड़ेंगे जाके आगे, उनको तो गाली पड़ेगी जा। और वैसे ही बड़ी बुरे बुरे हालात हैं, जो महंगाई है और बाकी कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं, गंदम वाली पॉलिसी एक्सेट्रा, जो कि खुश नहीं है लोग वहाँ। तो बात आपकी सही है, मगर बात यह है कि ये अब इनको कब ये समझ आएगी कि अब वक्त आ गया कि एमपीएस को स्ट्रॉन्ग करना है, एमपीएस को इकट्ठा करना है, अपनी पार्टी बनानी है। जो पार्टी उड़ गई है रूट एट द लोकल लेवल, अब कोई मुस्लिम लीग वहां नहीं रही है। वहां जो हालात है वो काफी खराब है। तो आपकी तजवीज बड़ी अच्छी है, सिर्फ बात यह है कि ये कब इनको समझ आएगी कि अब बहुत हो गया है ये कि आप ब्यूरोक्रेसी के साथ चला रही हैं। आप एमपीएस को भी साथ लेके चले, उनको भी डेवलपमेंट फंड्स मिले, वो भी अपने लोकल अगर आपने लोकल गवर्नमेंट नहीं करनी तो कम से कम एमपीएस को तो साथ लेके चले। अच्छा अली, अब कराची से क्या जानना चाहते हैं?
सर साहब, मैंने अमिताभ बच्चन साहब का शो देखा। उसके अंदर कुछ इंडियन आर्मी के और कुछ एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स आए हुए थे। वो जो ऑफिसर्स थी वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जिस एयरफोर्स के 5-6 जहाज गिर जाए, जिस मुल्क का मीडिया इतना ज्यादा झूठ बोलता हो, जिस मुल्क की आर्मी इतना ज्यादा झूठ बोलती हो, अपने नुकसानात छुपा रहे हैं, यहाँ तक कि इनके पायलट्स की डेथ्स हुई हैं और वो मारे गए हैं जब उनके फाइटर जेट शूट डाउन हुए हैं, वो उनको भी कभी ऑन नहीं कर सके। और इंडियन एयरफोर्स इतना ज्यादा अपना क्रेडिबिलिटी डाउन क्यों कर रही है, या इंडियन आर्मी या इंडियन एयर चीफ ने भी इवन अगर कोई बात करी तो वो बिल्कुल किसी सबूत के बगैर की। तो इंडिया लॉन्ग टर्म में आपको कहाँ जाते हुए नजर आ रहा है बतौर कौम? आप क्या देख रहे हैं? आप कहते हैं कि आप जो है ना वो ये देखते हैं कि किसी मुआशरे में या किसी कौम में या किसी पर्टिकुलर चीज में क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है। तो आपका एनालिसिस क्या कहता है कि इंडिया आज से 10 साल बाद कहाँ होगा? मेरे ख्याल आप बहुत आगे चले गए हैं। इंडिया का इतना बुरा हाल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अम, मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक छोटा सा सेटबैक आया है नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। तो ऑलरेडी वहां डिबेट शुरू हो गई है कि क्या ये फॉरेन पॉलिसी जिसके साथ ये शिकस्त हुई है, क्या ये डिफेंस बजट जिसके साथ खड़े नहीं हो सके, इन चीजों के ऊपर वहां डिस्कशन शुरू हो गई है और रिव्यूज होने शुरू हो गए। और कभी मत भूलिएगा कि इंडिया इज नाउ द फोर्थ और द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वो तो मेरा ख्याल है नशा था उनको अपनी मकबूलियत का और अपनी स्ट्रेंथ का, कि वो समझते थे कि अब हम चाइना के साथ कंपटीशन में आ सकते हैं। एक्चुअली वो चाइना के साथ कंपटीशन में नहीं आ सकते। चाइना 5 गुना ज्यादा उसकी ग्रोथ है और उसकी जीडीपी है। इंडिया ग्रेट पावर नहीं बन सकता, मगर वो अपने आप को समझने लगे थे इस तरीके से। तो अब मेरा ख्याल है उनको कुछ एहसास हुआ है, इसलिए आपने देखा वो अब भागे हैं चाइना के साथ बातचीत करने के लिए। अब वो अमेरिका से पीछे हटे हैं बिकॉज उन्हें समझ आ गई है कि ये नहीं है। मगर इंडिया, मेरा ये ख्याल है कि इंडिया अमेरिकन कैंप में ही रहेगा। अमेरिका जहाँ जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है अमेरिका के कैंप में रहेगा। इधर उधर हाथ पैर मारने की कोशिश करेगा मगर अमेरिका के कैंप में रहेगा। मगर साथ साथ वो अब थोड़ा सा टिल्ट कर रहा है। अब वो रशिया चाइना को भी, वो फोरम को भी एक्टिवेट कर रहा है एंड सो ऑन। और आपने देखा उसने जैसे ही थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है विद चाइना, तो चाइना ने रिस्पॉन्ड किया है। तो चाइना भी चाहता है कि इसको अमेरिकन कैंप से निकाला जाए और अगर इनके कैंप में नहीं आता तो न्यूट्रल रहे। मगर वो न्यूट्रलिटी आजकल बड़ी मुश्किल होती जा रही है बिकॉज ग्लोब जो है वो स्प्लिट हो रहा है टू मल्टीपोलर। पहले तो एक पोल था, अब चाइना, रशिया, ब्रिक्स, ये दूसरा पोल बनना शुरू हो गया। तो अब इंडिया के लिए मुश्किलात है। मैं समझता हूँ कि ये जब तक ये बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी उस वक्त तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। मैं नहीं समझता कि इनके पास इतनी अकल है या कुव्वत है कि अपने आप को अब तब्दील करे इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्टेट। मगर ये आप ये ना समझें कि अब इंडिया फारग हो गया है और इंडिया के पास ये नहीं है वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री और इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वो और बात है कि अंदर नरेंद्र मोदी और बीजेपी वो फाशिज्म की तरफ जा रहे हैं। और मगर मैं समझता हूँ ये बीजेपी की आखिरी गवर्नमेंट है, इसके बाद बीजेपी इलेक्शन नहीं जीतेगी। अब जो चीज बढ़ रही है ना वो यही है कि बीजेपी की पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है। तो इसका ये मतलब है कि जो बाकी लोग हैं उनकी बढ़ रही है, रिलेटिव बात है। तो इसलिए अभी तो आरएसएस जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गई है। वो सोच रही है कि इसको तब्दील करे या और हमारा नुकसान ना करा दे। मगर अब ये चाइना के साथ मुकबका करने जा रहे हैं और चाइना बिल्कुल यही चाहेगा कि इसको अमेरिका के कैंप से इधर खींचा जाए बिकॉज ये अमेरिका कैंप में खिलाफ इसको बनाया गया वहां क्वाड के अंदर, ताकि चाइना को कंटेन किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के ऊपर अब एक नया इश्यू है ना। अब इंडिया की पुरानी पॉलिसी थी वन चाइना। जब चाइना कहता था वी वन चाइना, मतलब है कि ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना, तो इंडिया उसको सपोर्ट करता था। मगर पिछले 10 साल से जब जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये वन चाइना पॉलिसी जो है इसको छोड़ दिया। इसके ऊपर तबसरा ही नहीं करते। अब कहते ही नहीं है वन चाइना पॉलिसी। अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं। मगर दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है ना बिकॉज चाइना जो है वो वन चाइना पॉलिसी को अब अपने सारे ब्रिक्स वाले साथियों को सबको लेके बढ़ा रहा है वो। तो किसी न किसी स्टेज पे ये एक और क्राइसिस आ रही है इंडिया के लिए। मगर कहाँ 10 साल में इंडिया कहाँ होगा? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 5-6% चल रही है और ये ऐसे ही चलेगी।